एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कोरोना के टीकाकरण की आज देशव्यापी शुरुआत हो गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के शुरुआती दिन 1,91,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगाया गया। कोरोना का टीका लगवाने वालों में कुछ बड़े चेहरे भी शामिल थे और सबसे अहम बात यह है कि टीका लगवाने वालों में इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। पहला टीका लगा देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के हेल्थ वर्कर मनीष कुमार को, और फिर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े का टीकाकरण हुआ। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली। कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने भी टीका लगवाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पेशे से डॉक्टर महेश शर्मा ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। यहां तक कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के सीईओ अदार पूनावाला ने भी टीका लगवाया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना का पहला टीका लगाया गया तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस खास मौके के गवाह बने। एम्स में सबसे पहले टीका लगवाने वाले हेल्थ वर्कर मनीष कुमार ने एबीपी न्यूज को बताया कि टीका लगाने का उनका अनुभव कैसा रहा। मैंने खुद सर से जाके बोला था कि सर सबसे पहले वैक्सीन मुझे लगाओ, क्योंकि मैं देश की दुनिया की तो नहीं कह सकता, ये मेरे साथ ही काम करते हैं। यही सुबह 9 बजे तक डर रहा था, ये बोल रहा था कि मुझे नहीं लगवाने, उससे खतरा है। इसलिए मैंने सबको बोला कि मुझे लगाओ सबसे पहले। मुझे देख के मेरे फैमिली मेंबर, कलीग्स, जितने भी रिलेटिव, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे को जानते हैं, वो इस चीज़ को देखें कि एक हेल्थ वर्कर जब पहल कर सकता है तो हम क्यों नहीं। मनीष कुमार को टीका लगने के साथ ही देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। सबसे अहम बात यह रही कि टीका लगाने वालों में से किसी को अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई। कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने वैक्सीन लेने के बाद एबीपी न्यूज से बात की और कहा कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। जो फैसले किए गए हैं हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने, सरकार ने, जो वैक्सीन जारी किए गए हैं वो वैक्सीन इफेक्टिव हैं, उनको हमें अपनाना है और उसको अपना के इस महामारी को ख़त्म करना है। ये टाइम आ गया है, भ्रांतियों को एक तरफ रख दीजिए। सब कुछ ये सोच विचार के करके ये फैसले किए गए हैं और 2 ग्रेट वैक्सीन हैं, भारत के बने हुए 2 वैक्सीन हैं जो हमें उपलब्ध हैं। हमें खुशकिस्मती है और गर्व की बात है। ये वैक्सीन्स पूरी तैयारियों के साथ, पूरी सुरक्षा जांच के साथ, पूरी खोजबीन के साथ, वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में तैयार की गई है और प्रिकॉशंस के तहत हम इनको लगवाएं। मुझे लोकल साइट पर कहीं कोई दर्द, कोई खुजली, कोई कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही। मैं अपने सामान्य दिनचर्या में आपके साथ हूँ। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों में कई और नामी ग्रामी लोग भी थे। मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान को कोरोना का टीका लगाया गया। डॉक्टर त्रेहान को उन्हीं के अस्पताल में टीका लगा। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के चेयरमैन प्रताप रेड्डी ने कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। देश में ही बनी कोरोना से लड़ने की 2 वैक्सीन आज से लोगों को लगनी शुरू हो गई। भारत की इस कामयाबी की हर तरफ प्रशंसा हो रही है, लेकिन विपक्ष ने इस पर भी राजनीति शुरू कर दी। कांग्रेस जहां वैक्सीन पर सवाल उठा रही है, वहीं ममता बनर्जी ने इस पर श्रेय लेना शुरू कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया के सबसे बड़े कोरोना अभियान की शुरुआत कर इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने वैक्सीन तैयार करने वाले वैज्ञानिकों पर गर्व करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य एक नागरिक की जान बचाने का है। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो सामूहिक शक्ति का परिचय करवाया है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। एक तरफ देश में बनी वैक्सीन का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष देश के वैज्ञानिकों की बनाई वैक्सीन पर शंका जाहिर कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने सवाल उठा दिया कि सरकार के बड़े मंत्रियों ने टीका क्यों नहीं लगवाया। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। मनीष तिवारी पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि टीके पर शंका करने वालों को टीका लगवाने वाले बड़े डॉक्टरों की तस्वीरें आंख खोलकर देख लेनी चाहिए। कई किस्म की डिबेट्स प्रारंभ की जा रही हैं। कई लोग ये स्वास्थ्य मंत्री लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, या जो चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं ले रहे हैं। मुझसे भी ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अपने टर्न की वेट करूंगा, और मेरा टर्न तब आएगा जब 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा। अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स ले रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न, अब अगर पहले चुने हुए प्रतिनिधि अगर इसको वैक्सीन को ले लेते तो बहुत सारे लोग ये कहना शुरू करते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को पहले सुरक्षित कर लिया। आज देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई तो एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने टीका लगवाकर विपक्ष की सारी आशंकाओं का जवाब दे दिया। हालांकि वैक्सीन को लेकर कांग्रेस में भी दो राय हैं। मनीष तिवारी शक जाहिर कर रहे हैं तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, वैक्सीन पर डर कैसा? कोर ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪੜ੍ਹੋ by the Virology Institute, by people even today ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ that this is all nonsense, that everything is under control and there is no case of any worry for anybody. अगर एलर्जी कितने ਹੁੰਦੀ है, सारी चीज़ ਹੁੰਦੀ है, so what is the fear? there is no fear. कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अब तक टीके को बीजेपी का टीका बताकर इसे न लगवाने की बात कह रहे थे, उनके सुर भी आज ढीले नजर आए। मुझे खुशी है इस बात की कि इस सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं, उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। कोविड वैक्सीन को लेकर विपक्षी दल केवल शंका ही जाहिर नहीं कर रहे हैं, अब उनमें इसका श्रेय लेने की भी होड़ लग गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया है कि राज्य में वो फ्री वैक्सीन लगवा रही हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदेंगी। ममता बनर्जी को बीजेपी की तरफ से बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा है, बेशर्मी तेरा आसरा। मोदी जी ने देश भर में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन भेजी है। उसी योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में भी फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, मगर ममता जी अपनी फोटो वाले पत्र में कह रही हैं कि वैक्सीन उन्होंने भेजी है, तो इससे बड़ा सफेद झूठ नहीं हो सकता। ये बेशर्मी की हद है। अभी तो ये शुरुआत है। विपक्ष वैक्सीन को लेकर हर दांव पे चल रहा है। ऐसे में पीएम पहले ही लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग अफवाहों में न आएं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। जाहिर है वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं, इसको लेकर आज के टीकाकरण ने
सारी आशंकाएं दूर कर दी हैं। देश में 3,351 सेंटर पर आज 1,91,000 से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हुआ। फिर भी कहीं से किसी को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। I want to stress here that there was no case of post-vaccination hospitalization reported so far, and Honorable HFM has reviewed the progress with the Honorable Health Ministers of all the states and UTs at 6 p.m. कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया है। किसी भी दवा या वैक्सीन के तैयार होने में सालों लग जाते हैं और देश में युद्ध स्तर पर इसका काम हुआ। जहां एक तरफ वैक्सीन के लिए हम वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के शुक्रगुजार हैं, वहीं दूसरी तरफ हम नहीं भुला सकते कि इसमें बड़ा योगदान उन लोगों का भी है जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनकर वैक्सीन को सफल बनाया। तो मिलते हैं ऐसे ही एक दादा पोते की जोड़ी से जो एक साथ इसमें शामिल हुए थे। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा बीमारों और बुजुर्गों को है, लेकिन इस बीमारी के लिए बनने वाली वैक्सीन में भी एक 84 साल के बुजुर्ग का हाथ है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हैं दिल्ली में रहने वाले 84 साल के महेंद्र ठक्कर और उनके 21 साल के पोते मृणाल ठक्कर। देश को वैक्सीन की देन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से इन्हें वैक्सीन वॉरियर कहना गलत नहीं होगा। दादा पोते की इस जोड़ी ने एम्स में चल रहे भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिया था। 84 साल के महेंद्र ठक्कर दिल्ली में अपने बेटे के साथ रहते हैं, जो एम्स अस्पताल में डॉक्टर हैं। कई दिनों से वैक्सीन ट्रायल के बारे में सुनने और पढ़ने के बाद महेंद्र ठक्कर ने एक दिन फैसला किया कि वो वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होंगे। जाहिर है बेटा उनकी उम्र की वजह से थोड़ा संकुचित था, लेकिन बाद में वो इन्हें ट्रायल में शामिल होने ले गया। मुझे मालूम है इसके बारे में, मतलब ये चीज़ें जब भी कोई नई मेडिसिन या एनीथिंग मेडिकल बनती है तो उसकी ट्रायल करनी पड़ती है और ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स चाहिए। बहुत लोगों ने लिया भी है, आखिर जब मैंने लिया उससे पहले 15-20 हज़ार तो ले ही चुके थे ना। महेंद्र जी का कहना है कि उन्हें लगता था कि उनकी उम्र के लोगों पर भी डॉक्टर ट्रायल करना चाहते होंगे, तो ऐसे में क्यों ना वो शामिल हो जाएं। ऐसा करने से ट्रायल भी तेज हो जाएगा। डर तो कोई नहीं था, बाकी लोगों को तो शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो वैक्सीन बनेगा कैसे। और मैंने सोचा कि इनके पास सीनियर लोगों की कमी होगी, क्योंकि सीनियर 70-80 लोग तो बहुत कम आएंगे, तो मैंने व्हाई नॉट मी। अपने दादा के वैक्सीन ट्रायल में शामिल होने की खबर के बाद उनके पोते मृणाल ने भी क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने का फैसला किया। दादा से प्रेरणा मिली और परिवार से अनुमति। मैं मतलब थोड़ा तो अपने दादाजी से इंस्पायर हुआ और मतलब मुझे पता चला तो पहले तो मुझे लगा कि शायद वो ज़्यादा ओल्ड लोग या ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को लेना चाह रहे होंगे, पर जब मुझे पता चला कि वो यंग लोगों पे भी करना चाह रहे हैं ट्रायल, तो मैंने सोचा कि मैं भी जा सकता हूँ और मेरे साथ मेरे भाई भी गए थे, तो हाँ हमने भी ट्रायल में पार्ट लिया था। फिर दोनों दादा पोते एकदम स्वस्थ हैं और दोनों को किसी भी तरह की कोई कमजोरी या कोई परेशानी न तो वैक्सीन के ट्रायल के दौरान हुई न ही बाद में। कि आप लोगों की वजह से, आप जैसे लोग ट्रायल में शामिल हुए, इसलिए वैक्सीन में क्लिनिकल ट्रायल जल्दी हो पाया, इसलिए वैक्सीन आ पाई। अब ऐसा भी नहीं है, मतलब वैसे और लोग भी करवा ही लेते हैं, पर हमें अब पता ही था कि ये हो रहा है तो हम चले गए, क्योंकि अब मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर। आपको लगता है अंकल आप पे कंट्रीब्यूशन किसमें है? बहुत तो नहीं है, कुछ है। आफ्टर ऑल 20,000 लोग और लोगों ने भी किया ही है, तो ये कलेक्टिव चीज़ होती है। तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि वैक्सीन आ रही है, आपने ट्रायल में? श्योर। दोनों खुश हैं कि उन्होंने कुछ अच्छा किया, कुछ ऐसा कि जिसकी वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई लोगों को मदद हुई। ऐसे ही लोगों की वजह से वैक्सीन इतनी जल्दी तैयार हो पाई है और आज देश के लोगों तक पहुंच भी गई है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल उस दौर में हुए थे जब वैक्सीन की सफलता को लेकर सबके मन में कई तरह के सवाल थे। ऐसे में इस तरह के ट्रायल में शामिल हुए वॉलंटियर के जज्बे को भी देश सलाम कर रहा है। जयपुर के सुरेश मिश्रा भी उनमें से एक हैं। ये है सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश मिश्रा, जिन्होंने वैक्सीन की सफलता में दूसरे वॉलंटियर्स की तरह ही भागीदारी की और इनके योगदान से ही आज हम तक पहुंच गई है वैक्सीन। सुरेश मिश्रा को जयपुर के अग्रसेन हॉस्पिटल में पिछले साल 22 दिसंबर को ट्रायल के दौरान कोवैक्सीन का डोज दिया गया था। इसके बाद उन्हें बतौर वॉलंटियर ट्रायल से जुड़ने के लिए ये सर्टिफिकेट भी दिया गया।
24 दिन पहले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए सुरेश मिश्रा मानते हैं कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा, ना कोई बुखार, ना सर्दी जुकाम या कोई इस तरीके के लक्षण उनको नहीं दिखे। 4 दिन बाद उनको दूसरी डोज भी लगनी है, लेकिन परिवार को उन्होंने शुरू में इस पूरे मुद्दे से अलग रखा। हालांकि लगने के बाद उन्होंने परिवार के साथ इस बात को शेयर किया। परिवार में डर भी हुआ, लेकिन खास बात यह है कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ता अगर इस तरह से वॉलंटियर के तौर पर सामने आते हैं तो उसका एक फायदा यह मिलता है कि लोगों के बीच एक अच्छा संदेश भी जाता है। देखिए, 22 दिसंबर को मैंने क्लिनिकल ट्रायल में भाग लिया। निश्चित रूप से 8-10 महीने का समय पूरे देश के लिए, सब लोगों के लिए बड़ा घातक था। लोगों को लगता था कि कोरोना किसको कब नुकसान कर जाएगा, कौन व्यक्ति कब मर जाएगा और किसको ये अपनी चपेट में ले लेगा, ये डर सब लोगों के बीच में था। और जैसे ही कोरोना वैक्सीन का ट्रायल आया तो मुझे लगा कि इस पर प्रेरणा से खुद को जाना चाहिए, क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन में भी काम करता हूं, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने इसमें भाग लिया और लोगों से अपील करी कि अधिक से अधिक इसको आगे आकर के अपना ट्रायल कराएं, क्योंकि ट्रायल के माध्यम से ही मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही है। मुझे ट्रायल कराने के बाद कोई दिक्कत नहीं आई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई और मेरा ये कहना था कि जो लोग भी ट्रायल करने के लिए आगे आए उन लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आई। सुरेश मिश्रा ने ट्रायल में शामिल होने के बाद करीब 24 घंटों तक अपने परिजनों से ये बात छुपा कर रखी। पहले एक दिन तक वो खुद इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे कि कोवैक्सीन का कोई विपरीत असर तो नहीं हो रहा। इसके बाद ही इन्होंने अपनी पत्नी नीलम मिश्रा को ट्रायल की बात बताई। जब मुझे पता चला तो मैं एकदम स्ट्रेंज हो गई और उससे पहले फोन भी आने लग गए थे लोगों के कि मिश्रा सर ने वो लगाई है वैक्सीन, भाभी जी आपको डर नहीं लगा क्या रिएक्ट है इनका? तो मैंने कहा है इन्होंने कब लगवा ली? मुझे पता आश्चर्य के बिना बताया इन्होंने कैसे लगवा लिया। फिर मैं 2 दिन तक मुझे चिंता रही कि इनकी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं करे। फ़ोन तो लगातार लोगों के आ रहे थे तो और भी डर लग रहा था कि है ना कहीं कुछ हो जाएगा, तो पहली बार लगाई है। जयपुर के अग्रसेन अस्पताल में करीब 1,500 लोगों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था। पहली डोज के बाद अब इन सभी लोगों को 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ आखिरी बिगुल बज चुका है। देश के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन इसी खुशखबरी के बीच एक विवाद पैदा हो गया और विवाद है वैक्सीन की कीमत को लेकर। क्या ये वैक्सीन मुफ्त होगी या इस पर सब्सिडी मिलेगी या फिर इसे देने के लिए अलग से टैक्स या सेस का बजट में इंतजाम किया जा सकता है? मिला जुलाकर सवाल कीमत को लेकर है, तो हम आपको वैक्सीन की पूरी कीमत बता देते हैं। फैक्ट्री से लेकर आपके कंधों तक पहुंचने में कुल कितना खर्च लगेगा। एक वैक्सीन अकेली एक वैक्सीन नहीं, ये पूरा चलता हुआ गणित है। किसी देश का नसीब बदल देने वाला अर्थशास्त्र है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिस वैक्सीन को सरकार को दे रही है, उसकी कीमत वैक्सीन का एक्स फैक्ट्री प्राइस पर ही है। दरअसल इसके बाद ही शुरू होता है वैक्सीन का असल खर्चा, जिसमें वैक्सीन को फैक्ट्री से बाहर निकालने वाली गाड़ी, उसे चलाने वाले ड्राइवर, उसमें भरे जाने वाले ईंधन से लेकर उसे ढोने वाले स्टाफ का खर्च तक, हर जगह खर्च ही खर्च होता है। लेकिन फिर भी अगर हम मोटा मोटी एक वैक्सीन पर होने वाले खर्च का कम से कम भी अनुमान लगाएं तो ये आंकड़ा इतना बैठता है कि सरकार के स्वास्थ्य बजट का पूरा फंड भी कम पड़ जाएगा। सरकार को इसे मैनेज करने के लिए भी मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनानी पड़ सकती है। वैक्सीन की एक डोज 200 रुपए प्रति डोज। एक प्रशिक्षित टीका देने वाला 1 घंटे में दे सकता है 10 से 15 वैक्सीन। वैक्सीन ढोने वाला एक ट्रक के आने जाने का खर्चा 4 लाख रुपए। रिफर ट्रक के हर किलोमीटर सफर पर होने वाला खर्चा 100 रुपए प्रति किलोमीटर। आधारभूत ढांचे से मजदूरी और वैक्सीनेशन की सुई रुई का खर्चा 150 रुपए प्रति डोज। इसके अलावा बाकी के खर्चे 50 रुपए प्रति डोज। हर इंसान को वैक्सीन की 2 डोज लगेंगी, पूरा खर्चा होगा 900 रुपए। इस तरह सरकार जिन 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन देगी, उसका खर्च 2700 करोड़ रुपए। अगर सरकार 27 करोड़ और लोगों को जुलाई तक टीका देगी तो खर्च 24,300 करोड़। अगर 16 साल से ऊपर की पूरी आबादी को टीका लगाया जाए तो 90 करोड़ लोगों पर होने वाला कुल खर्च होगा 81,000 करोड़। देश का कुल स्वास्थ्य बजट ही 67,000 करोड़ का है। मतलब वैक्सीन लगाने का खर्च कुल स्वास्थ्य बजट से भी ज्यादा है।
ऐसे में अब देख लेते हैं उन राज्यों का हाल जो वैक्सीन मुफ्त किए जाने की मांग कर रहे हैं या वादा कर चुके हैं। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। केरल, आबादी 2,62,00,000, कुल खर्च 2,358 करोड़। पश्चिम बंगाल, आबादी 7 करोड़, कुल खर्च 6,300 करोड़। दिल्ली, आबादी 1,48,00,000, कुल खर्च 1,322 करोड़। ओडिशा, आबादी 3,25,00,000, कुल खर्च 2,925 करोड़। असम, आबादी 2,20,00,000, कुल खर्च 1,980 करोड़। इस तरह देश के अलग अलग राज्यों में मुफ्त वैक्सीन की मांग हो रही है। उसमें राज्यों का कुल खर्च उसके टीकाकरण लायक आबादी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार इसका खर्च कहां से लुटाएगी, कहां से पैसे आएंगे? तो जवाब यह है कि सरकार कोविड सेस लगाने के बारे में विचार कर रही है। झारखंड ने तो इसकी पहल भी कर दी है, जहां खनिजों के उत्खनन पर कोविड सेस लगा दिया गया है। वहीं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा ने शराब पर टैक्स लगा दिया है ताकि कोरोना को लेकर हो रहे खर्च को जुटाया जा सके। भारत में आज से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। आज से देश में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। इस वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए एक ऐप तैयार किया गया। इस ऐप का नाम कोविन ऐप है। फिलहाल इसमें सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा डाला गया है, लेकिन आने वाले समय में वैक्सीन लगवाने के लिए आपको भी इस ऐप पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कैसे आखिर ये काम करता है, देखिए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना की वैक्सीन लगाने का ये फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसी वजह से भारत के वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजर है। इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीन लगाने का काम किस तरह होगा, इसे लेकर भारत सरकार ने बहुत बड़ी तैयारी की है। पहले चरण में देश के 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा संक्रमण की चपेट में आने का जोखिम रखने वालों और 50 साल से अधिक उम्र के 27 करोड़ लोगों को दूसरे चरण में वैक्सीन दी जाएगी। सरकार की योजना इस अभियान में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन देने की है। देश के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का संचालन कोविन ऐप के जरिए किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसे कोविन नाम दिया गया है। हालांकि ये ऐप अभी भी प्रोडक्ट फेज में है, लिहाजा आम लोग इसके जरिए फिलहाल अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोविन ऐप का प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम का ट्रैक रखने में एजेंसियों की मदद करना है। साथ ही इसके जरिए वैक्सीन लेने के लिए लोग अपना आवेदन कर सकेंगे। कोविन ऑलरेडी एक्टिव है, क्योंकि इस फेज में हम शुरुआत जो है बहुत अर्ली वाली फेज की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों की के टीकाकरण से शुरू करेंगे। तो कोविन ऐप के द्वारा ही वो कार्यवाही आगे निहित हो रही है और चल रही है। तो कोविन ऐप जो है ऑलरेडी एक्टिव है। उसी के बेस के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रैकिंग है, वो सब हो रही है। बाकी जैसे अब ये अगली फेज आती जाएगी अगले कुछ दिनों में, तो फिर इसी ऐप के द्वारा बाकियों को भी चिन्हित किया जाएगा और बाकी प्रोग्राम को भी ऑगमेंट किया जाएगा। हमारा कार्यक्रम जो है लगभग 3000 सेंटर्स जो होंगे जहां पे टीके लगने हैं स्वास्थ्य कर्मियों के देश भर में, वहां से शुरू होगा। 15-20 दिन के बाद में इसको 5000 से ऊपर कर दिया जाएगा और फिर और बहुत ऊपर ले जाने की जितनी भी जरूरत है वो करेंगे। फिलहाल कोविन ऐप किसी भी ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस ऐप के कई नकली वर्जन जरूर सामने आ चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में ही स्वास्थ्य मंत्रालय एक ट्वीट के जरिए आम लोगों को इसके बारे में सचेत भी कर चुका है। इस ट्वीट में कहा गया था कि कुछ अराजक तत्वों ने कोविन ऐप की नकल की है। ऐसे ऐप को न तो डाउनलोड करें और न ही शेयर करें। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोविन ऐप के लॉन्च की सूचना लोगों को समय रहते दी जाएगी। जब सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी
तब आप इसे गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि सरकार इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक देश भर में सर्कुलेट कराएगी। हमारे सारे अपने कोविन प्लेटफॉर्म को और जितने भी इससे संबंधित पक्ष हैं उनको बहुत गहराई से मॉनिटर किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड, तो इसमें शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल आम लोग इस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं क्योंकि अभी ये केवल अधिकारियों की पहुंच में है। इसके जरिए सबसे पहले केवल स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। इसके बाद जब ऐप आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा तब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। कोविन ऐप कैसे काम करेगा? कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के स्टॉक, भंडारण, तापमान और लाभार्थियों की व्यक्तिगत ट्रैकिंग की निगरानी करने के लिए ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए वैक्सीन लेने वालों को रियल टाइम आधार पर ट्रैक करना संभव होगा। इस ऐप में कई मॉड्यूल होंगे जिनकी मदद से स्थानीय अधिकारी बड़ी संख्या में आंकड़ों को अपलोड कर पाएंगे। वैक्सीन लेने के लिए आवेदन करने वाले लोगों के बीच सेशन आयोजित किए जाएंगे। उनके वैक्सीनेशन के स्टेटस का पता रखा जाएगा। जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी उन्हें एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन लेने पर लोगों को QR बेस्ड सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, इसको लेकर भी लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने लोगों के मन में उठ रहे सवालों को लेकर जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत? रजिस्ट्रेशन के लिए एक फोटो पहचान पत्र की जरूरत होगी। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए eKYC फॉर्म भरना होगा। इनमें 12 फोटो पहचान पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन संभव होगा। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड के अलावा मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोगों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचना मिल जाएगी। कोविड-19 वैक्सीन दिए जाने की जगह, तारीख और समय के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। भारत सरकार के लिए वैक्सीनेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम चलाना कोई नई बात नहीं है। मौजूदा समय में भी पोलियो से लेकर तमाम तरह के जो टीके लगाने के कार्यक्रम हैं वो एक एप्लीकेशन के जरिए मॉनिटर किए जाते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है eVIN। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और UNDP ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी eVIN के जरिए एक अपूर्व पहल की है। आइए जानें कि ये ऐप आपके दैनिक टीकाकरण संबंधित कार्यों को किस प्रकार आसान बनाता है। ये आपका टीकाकरण वितरण रजिस्टर है, जिसमें टीकाकरण संबंधित वैक्सीन्स और अन्य सामग्री की सभी जानकारी इन 2 कॉलम्स इश्यूज और रिटर्न्स में बटी हुई हैं। सरकार eVIN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए पहले से वैक्सीन के स्टॉक, पावर आउटेज, तापमान में उतार चढ़ाव आदि की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराती है। अगर टीके अत्यधिक गर्मी या सर्दी के प्रभाव में रखे गए हों, तो वो अपनी शक्ति या प्रभाव खो सकते हैं। आपके सेंटर में ये टेम्परेचर लॉगर लगा हुआ है। ये आपको तापमान की निगरानी करने में मदद करेगा। ILR के तीनों भागों में लगे सेंसर्स की सहायता से टेम्परेचर लॉगर ILR के अंदर का पूरा तापमान नापने में सक्षम है। eVIN के अनुभव के आधार पर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संयुक्त रूप से नए CO-WIN ऐप को विकसित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कोविन इस E-WIN ऐप से और ज्यादा विकसित होगा। Earlier we had a electronic this E-WIN platform, which was a electronic vaccine intelligence network. We have now converted it into a CoWIN platform, which depicts success win against COVID, and this is tracking everything: the vaccine, its availability at various places, its temperature at various places, its transportation from one place to other, and it is also tracking every bit of information related to the potential beneficiary. कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने संक्रमितों की मॉनिटरिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप भी लॉन्च किया था। इस ऐप पर कोरोना से जुड़ा हर डेटा भी मौजूद था। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन पर संक्रमण से बचने के लिए इससे काफी मदद मिली थी। इस ऐप की सफलता के बाद अब कोविन ऐप पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का टीका लगाने का काम शनिवार से शुरू हो गया। लोगों को लग रहा है कि कोरोना से जल्दी मुक्ति अब मिल जाएगी, लेकिन सभी जरूरतमंदों को टीका लगने में साल भी लग सकता है। ऐसे में कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत सरकार को टीकाकरण का काम बहुत तेजी से निपटाना चाहिए। टीकों की मांग और सप्लाई को सीधे सीधे बाजार में चीजों की मांग और सप्लाई के साथ जोड़ा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इसकी पड़ताल हमारे सहयोगी संवाददाताओं ने जयपुर, दिल्ली, नोएडा, भोपाल जैसे शहरों में की। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट जिससे आपके खास हित जुड़े हुए हैं। पहले चरण में डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना का टीका लगाने का काम शुरू हो गया है, जिनकी संख्या 1 करोड़ बताई जाती है। अगले चरण में पुलिस और सेना के 2 करोड़ लोगों का नंबर आएगा। तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के 27 करोड़ नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। जाहिर है कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगने वाला है और आईसीयू में अर्थव्यवस्था के पास इतना समय नहीं है। लिहाजा प्रमुख अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने एक सुझाव दिया है। डॉक्टर पनगड़िया का कहना है कि कोरोना का टीका दरअसल देश की आर्थिक सेहत का टीका है, इसलिए भारत सरकार को खर्चे की कतई परवाह नहीं करनी चाहिए। ये टीका जितने कम समय में, जितनी तेजी से, जितने ज्यादा लोगों को लगेगा, उतनी तेजी से, उतने कम समय में अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। एक पत्रिका में छपे अपने लेख में वो कहते हैं कि सरकार को टीके की डिलीवरी में ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए। अर्थव्यवस्था की बहाली में देरी के चलते हर हफ्ते हम अरबों डॉलर गंवा रहे हैं। ऐसे में टीके में 8 से 10 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश तेज बहाली से जल्द वसूल हो जाएगा। आमतौर पर अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं। वैक्सीनेशन जितना जल्दी होगा इकोनॉमी को उतना फायदा होगा। उसके अलावा मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूं, वैक्सीनेशन हर आदमी तक पहुंचाने के लिए अगर देश का ज्यादा खर्चा भी होता है तो उससे कहीं ज्यादा रिटर्न्स हमें इकोनॉमी की ग्रोथ से आ जाएंगी। कोरोना काल की सबसे बड़ी मार एमएसएमई सेक्टर पर पड़ी थी। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग। ये सेक्टर करीब 12 करोड़ लोगों को नौकरी देता है। जीडीपी में इसका योगदान 30% के आसपास है और देश जितना निर्यात करता है उसका 45% सिर्फ इसी सेक्टर के माध्यम से होता है। जयपुर में हमने बात की ऐसे ही उद्योगपति अशोक धूत से, जो जयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। कोरोना काल में उनका धंधा बिल्कुल ठप हो गया था। अभी भी 50% की रिकवरी हो सकी है। उनका कहना है कि कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर ने फ्रंटलाइनरों की तरह काम किया था और उन जैसों को टीका अपने स्तर पर मंगवाने का अधिकार मिलना चाहिए। इंडस्ट्री स्मूथली चलेगी, व्यापार स्मूथली चलेगा तो फाइनेंस स्थिति सुधरेगी देश की। जब फाइनेंस की स्थिति सुधरेगी तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। अभी फाइनेंस की स्थिति खराब होने से सब चीज़ डिस्टर्ब है।
इसलिए मेरा ये कहना है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी सबको लगना चाहिए। धूत के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी टीका आने से उत्साहित हैं और मानते हैं कि टीका लगने से ज्यादा सुरक्षित माहौल में काम कर पाएंगे तो काम की क्षमता भी बढ़ेगी। हमारे बॉस को अगर इजाज़त मिल जाती है कहीं से भी वैक्सीन खरीद के अगर एम्प्लॉय को लगा दी जाए तो वो खुद तो सुरक्षित होंगे, साथ में उनके परिवार भी सुरक्षित हो पाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा हमारा कि हम और अच्छे से कर एक सुरक्षित माहौल के अंदर लोग काम कर रहे हैं। एक व्यवसायी होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद भी और अपने सभी स्टाफ मेंबर्स और सभी लोगों को उत्साह और प्रेरित करूँगा कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आत्मविश्वास के साथ हम लोग फिर से काम करें और हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था में सहयोग दे सकें। भारत सरकार ने अब तक 2 तरह के वैक्सीन को मंजूरी दी है, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। डॉक्टर पनगड़िया का कहना है कि जितने भी ऐसे वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध हैं जो 50% या उससे ज़्यादा असरदायक हैं, उनकी सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी भारत सरकार को देनी चाहिए, चाहे वो अमेरिका का मॉडर्ना हो, यूरोप का फाइजर हो या फिर रूस का स्पुतनिक हो। जयपुर के डॉक्टर जीएल शर्मा के निजी अस्पताल का कोरोना काल में 30% अधिग्रहण किया गया था। वो कहते हैं कि देश में 19 करोड़ कोरोना के टेस्ट हुए हैं, यानी हर 7वां भारतीय। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो निजी क्षेत्र के बिना संभव नहीं थी। अब टीकाकरण में भी निजी क्षेत्र की मदद सरकार को लेनी चाहिए ताकि टीकाकरण का काम तेजी से किया जा सके। गवर्नमेंट पे बहुत सारा लोड आने वाला है और गवर्नमेंट एक साथ इतने लोगों को कवर नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो आपको प्राइवेट में हिस्सेदारी देनी चाहिए। इसका स्वागत मैं करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि जिस हिसाब से आपने 30% प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड अधिग्रहित किए थे, उसी हिसाब से आप अगर कोई भी पेशेंट प्राइवेट में जाके आपका वैक्सीनेशन कराना चाहता है तो उसको आपको अनुमति देनी चाहिए और इसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल चिन्हित करनी चाहिए कि भाई ये प्राइवेट हॉस्पिटल आपके इसमें वैक्सीनेशन में काम कर सकते हैं। कोरोना की मार होटल इंडस्ट्री पर भी पड़ी है। भारत में होटलों की रजिस्टर्ड संख्या 19,61,000 के आसपास है और ये 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। होटल उद्योग के लोगों का कहना है कि अगर कोरोना का टीका लगाने के काम में तेजी आती है तो इससे टूरिस्ट बेफिक्र होकर बाहर निकलेगा और इससे होटल उद्योग की सेहत भी सुधरेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। जयपुर में एक हेरिटेज होटल नारायण निवास के मालिक पृथ्वी सिंह का कहना है कि अगर होटल स्टाफ को जल्दी टीका लगता है तो सैलानी बेफिक्र होकर घूमने निकलेंगे। इसके लिए वो अपनी जेब से पैसा लगाने को तैयार हैं, जिससे होटल स्टाफ को टीका लगवा सकें। सीधा सा गणित है, ज्यादा लोग आएंगे तो होटलों की कमाई बढ़ेगी, इससे सरकार को जीएसटी भी मिलेगा और चौतरफा रोजगार बढ़ेगा। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ मेरे 100-150 एम्प्लॉइज के लिए टीका कहीं से भी मंगवाने में, देश से विदेश से, तो मुझे छूट होनी चाहिए और उससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेरे यहाँ होटल में आने के ठहरने के लिए। अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो टैक्सेशन हम ज़्यादा देंगे, टैक्सेशन ज़्यादा देंगे तो स्टेट को, गवर्नमेंट्स को भी फायदा होगा। इसी तरह भारत में करीब 70 लाख रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट हैं जो संगठित क्षेत्र के तहत आते हैं और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इनकी संख्या 2 करोड़ 30 लाख के आसपास है। 75 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला हुआ है और 75 लाख लोगों को ही परोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। टूरिज्म और रेस्टोरेंट उद्योग का तो चोली दामन का साथ है। संजय कौशिक ट्रैवल विशेषज्ञ हैं, कहते हैं भारत में एक सैलानी 40 लोगों को रोजगार देता है। टीका लगने की खबर से ही सैलानियों की बुकिंग 20% बढ़ गई है। जाहिर है कि अगर रेस्तरां स्टाफ को टीका जल्द लगता है तो 1 साल से घर में बंद लोग रेस्तरां में आएंगे। इससे रेस्तरां मालिकों के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार को टैक्स से भारी कमाई होगी। भाई मैं हूँ, मेरी संस्था में 50 लोग काम करते हैं। कोई होटेलियर है, रेस्टोरेंट वाला है, कोई और कोई उद्योग वाला है। वो लोग अगर उसको खरीद के और टीके लगा के जल्दी से जल्दी लोगों में टीकाकरण हो जाए तो मुझे लगता है कि एक तो सरकार का जो आर्थिक बोझ है, जो मुफ्त में कराती है, उसका बोझ से कम हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जितना जल्दी टीके लगेंगे उतनी जल्दी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। छोटे छोटे कैंप्स लगा के दे दें, जैसे हमारी मार्केट है, यहाँ अगर कैंप लगे हम सब तैयार हैं, जल्द से जल्द कराएं ताकि नॉर्मल हो जाए मार्केट। आप अपने खर्च पर अपने पूरे स्टाफ का कराने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हैं। ये तो पूरी चेन है। वैक्सीनेशन से एक पॉजिटिव ड्राइव आ रही है लोगों में और जितनी जल्दी लोगों को वैक्सीन मिलेगी उतनी जल्दी, और अगर उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो लोग घर से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा बेखौफ होकर निकलेंगे भी और खाएंगे भी,
वो पूरी ऑल ओवर इकोनॉमी में इससे बेटर होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।